तो साथियों, दृष्टिकोण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए मैं आपके साथ हूं राजेश त्यागी। दृष्टिकोण के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में वाम ध्रुवीकरण को रोककर झूठे वाम नेताओं ने कैसे किया दक्षिण को प्रमोट। तो आज ये हमारा विषय है। हमने कल चर्चा की थी बिहार के चुनाव परिणामों पर, उनके तथ्यात्मक कोण पर, और हमने समझा था कि किस तरह बिहार में वाम की तरफ मतदाताओं का झुकाव होते हुए एक बहुत ही स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के रहते हुए किस तरह से इस लहर का उपयोग दक्षिण को परास्त करने के लिए, दक्षिण को किनारे लगाने के लिए नहीं किया जा सका, और किस तरह फिर से वहाँ भाजपा और जदयू के नेतृत्व में दक्षिणपंथी ताकतों ने बढ़त हासिल कर ली। आज की इस चर्चा में हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो दक्षिण की जगह वाम किनारे लग गया, ये जो वाम की तरफ हटता हुआ राजनीतिक विलोडक है, इसे किस तरह से दक्षिण में अरेस्ट कर लिया गया, इसे दक्षिण में रोक लिया गया। तो इसकी गतिकी को आज हम समझेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार में जहां ये चुनाव थे, बिहार विधानसभा के लिए, बिहार भारत के सबसे गरीब और सबसे डिप्रेव्ड हिस्सों में से एक है। और आप जानते हैं कि भारत अपने आप में दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है। इसलिए नहीं कि भारत के पास संपदा नहीं है, भारत के पास प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों का अभाव है, बल्कि इसलिए कि भारत के अंदर दुनिया के सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बीमार लोग जिन क्षेत्रों में दुनिया के रहते हैं, तो भारत उनमें से एक है। और भारत के अंदर बिहार जो है वो उन क्षेत्रों में से एक है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब, कमज़ोर, बीमार और अशिक्षित लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड लोग, सबसे ज़्यादा दबे कुचले लोग। तो बिहार जो है उनका घर है। तो एक तरह से अगर हम कहेंगे तो बिहार एक प्रदेश के तौर पर, एक क्षेत्र के तौर पर दुनिया के सबसे पिछड़े और सबसे गरीब लोगों वाले इलाकों में से एक है पूरी दुनिया के अंदर। बिहार में अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर जो एवरेज है, जो औसत है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, उनका पूरे देश में जो औसत है वो लगभग 21% है, 22% है, ठीक से कहें 22% है पूरे देश में जो एवरेज है, पूरे देश में जो औसत है भारत में। और बिहार में ये जो औसत है ये 35% के करीब है। तो पूरे जो नेशनल एवरेज है, जो राष्ट्रीय औसत है, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। और बिहार की 1/3 जनता, ये बड़े आश्चर्य की बात है, 1/3 से भी ज़्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 15 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है और जो रोज़गार के लिए, काम करने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम भी हैं, तो उन बेरोज़गार लोगों में जहां राष्ट्रीय औसत 17% है, 17% लोग जो हैं वे राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर औसतन बेरोज़गार हैं, वहीं बिहार में 31%, लगभग 1/3 आबादी उन युवाओं की 15 से 30 की उम्र के बीच में जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए सक्षम हैं, उनकी 1/3 आबादी बिहार के अंदर पूरी तरह से बेरोजगार है। निवेश के मामले में अगर लें, और हम ज़्यादा पीछे ना जाएं, अगर नीतीश का ही कार्यकाल लें 15 सालों का, तो 2006 से 7 तक अगर हम देखें तो निवेश में, और विशेष रूप से निजी क्षेत्र के निवेश में, जिसमें कारखाने, उद्योग धंधे सब लगने थे, जिनका प्रॉमिस किया गया था, और 2006-7 में जिसकी एक शुरुआत भी की गई थी, वो बुरी तरह से मुंह के बल गिरा है।
और 2018-19 तक आते आते ये जो निजी निवेश है, निजी क्षेत्र में जो निवेश है, ये पूरी तरह से बिहार के अंदर लगभग खत्म हो चुका है। सरकारी निवेश 2018-19 में बढ़ाया गया, लेकिन ये भी रोजगार की स्थिति को किसी तरह से बेहतर नहीं बना सका। जनसंख्या के मामले में कहें तो बिहार कुल देश की जनसंख्या का लगभग 10% है, और उत्पादन के मामले में कहें तो कुल उत्पादन के मामले में बिहार सिर्फ 3% से कम उत्पादन करता है देश के कुल उत्पादन का। और जिसमें अगर औद्योगिक उत्पादन को ले तो वो और भी नीचे है, वो बहुत नीचे है इससे। मनरेगा में 7% राष्ट्रीय औसत है। जिन लोगों ने मनरेगा के लिए काम मांगा, मनरेगा में काम मांगा, उनके 7% को, 7% लोगों को पूरे देश में काम मिला। बिहार में 0.5% लोगों को भी ये काम नहीं मिला, 0.5 से भी नीचे। तो बिहार का ये जो आंकड़ा है, जिसमें उसकी 1/3 जनता गरीबी में रह रही है, विकास के दावों के बीच में बिहार पूरी तरह से अविकास की चक्की में पिस रहा है, तो इस सब के बीच में बिहार में ये विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें पिछले 15 साल से शासन चला रहा नीतीश कुमार और उसकी पार्टी जदयू पूरी तरह मेहनतकश जनता के बीच में उनका मुंह काला हो चुका था। मेहनतकश जनता पूरी तरह उनके खिलाफ थी, उनके खिलाफ वोट करना चाहती थी, उनके खिलाफ बदलाव के लिए वोट करना चाहती थी, इनकलाब के लिए वोट करना चाहती थी, ऐसी पार्टी और ताकतों के लिए वोट करना चाहती थी जो बिहार में बदलाव ला सकें, जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें, जो विकास को गति दे सकें, जो लोगों को रोजगार दे सकें, शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य दे सकें। और स्वास्थ्य की भी हालत ये थी वहां बिहार में कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन सबको मुफ्त दे देंगे, तो इसी को लेकर जो है भाजपा के इस फर्जीवाड़े को लेकर, इस दावे को लेकर बिहार में एक तरह से बिहार की राजनीति में अच्छा खासा, वहाँ की प्रेस में, मीडिया में और जनता के बीच में कोहराम मचा। तो स्वास्थ्य के नाम पर वहाँ कुछ है ही नहीं। तो इन सब स्थितियों के बीच में जनता बदलाव चाहती थी, अच्छा जीवन, अच्छी जीवन स्थितियाँ चाहती थी, और उसके लिए उसे सवाल ये था कि विकल्प क्या है। 15 साल लगातार नीतीश राज में पिसने वाली जनता उसके लालू राज को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और कोई भी राज बदलने के लिए जनता तभी तैयार होती है जब उसके सामने बेहतरी का कोई सपना हो, जब उसे ये विश्वास हो किसी तरह का, कम या ज़्यादा, कि आने वाली सरकार, आने वाली सत्ता उसके जीवन में किसी तरह का परिवर्तन, किसी तरह का बदलाव ला सकती है। तो ये किसी भी तरह से ये विश्वास जनता के पास नहीं था। जनता के सामने कोई विकल्प मौजूद नहीं था। जो 2 विकल्प मौजूद थे उनमें एक का नेतृत्व नीतीश कुमार, उसकी जदयू और लुटेरी भाजपा कर रही थी, जो बड़े स्पष्ट तौर पर जनता के सामने पूंजीपतियों की गुलाम पार्टी थी, अडानी अंबानी की पार्टी थी बीजेपी। तो जनता के सामने ये सब स्पष्ट था, लेकिन जनता के सामने एक बात और स्पष्ट थी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता जनता को लूट खाने में अव्वल नंबर पर थे। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू जेल के अंदर थे, जो राजद के महागठबंधन के शीर्ष नेता ही नहीं, उसके शासन, उसके राजकाज के प्रतीक भी थे। वे जेल में थे, और जेल में वे किसी जनसंघर्ष को लेकर जेल में नहीं थे, उसके लिए वे कभी जेल में नहीं गए। वे जेल में थे चारा घोटाले के लिए, पशुओं को चारा खाने के लिए, और उन्होंने अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया। अपने बेटे बेटियों के नाम से उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की, और एक छोटे से कमरे से अपनी जिंदगी को शुरू करके एक अकेले कमरे में उनका परिवार रहा करता था। जब वे लोहिया के आंदोलन के साथ जुड़े
और जिस तरह से तमाम लोहियावादियों का हश्र हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में वे क्रांति ले आए, उन्होंने अपना घर भर लिया, अपनी तिजोरियां भर ली सारे लोहियावादियों ने, और आंदोलन के साथ घात किया। उनका झूठा समाजवाद सिर्फ उनकी जीवन स्थितियों को बदल पाया। जिस जनता का वे प्रतिनिधि होने का दावा करते थे, वो जनता, उसके जीवन की स्थितियां वे किसी भी तरह से नहीं बदल पाए। तो जनता के सामने जो विकल्प था बिहार के अंदर, वो विकल्प दो बूर्जुआ दक्षिणपंथी मोर्चों के रूप में सामने था, जिनमें एक का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में था और दूसरे का नेतृत्व जेल में बंद लालू के बेटे तेजस्वी के हाथ में था। लोगों के लिए अगर स्पष्ट रूप से कहें, मेहनत कश जनता के लिए, तो इधर कुआं और उधर खाई थी। मेहनत कश जनता बड़े मनोयोग से, बड़ी रुचि से, बड़े जोश से लाल झंडे की तरफ देख रही थी और उसे आशा थी कि इन नेताओं ने, जिन्हें हम झूठे वाम नेता कहते हैं, स्टालिनवादी नेता, के इन नेताओं ने 5 साल जो उसे, उसके सामने लाल झंडे झुलाए हैं, उसके सामने बदलाव की बातें की हैं, उसके सामने इनकलाब की बातें की हैं, तो ये नेता इन चुनावों में किसी तरह का विकल्प प्रस्तुत करेंगे, किसी तरह का क्रांतिकारी विकल्प सामने आएगा और बिहार की जनता उसके लिए वोट करेगी। जहां जहां जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन नेताओं ने लाल झंडे को ऊपर किया, वहां ये चमत्कार दिखाई भी दिया, वहां जनता ने दिल खोलकर इनके लिए वोट किया। लेकिन 243 में से 29 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर, जहां इन्हें भीख में टुकड़े मिले, महागठबंधन में, बल्कि ठीक से कहें तो महाठगबंधन में शामिल इन झूठी वाम पार्टियों के लिए, झूठे वाम नेताओं के लिए, जिन्होंने अपने लिए सीटें सुरक्षित करने के लिए, अपनी जीत पक्की करने के लिए दसियों लाख मेहनतकश जनता के वोट को बिहार में बेच डाला। तो इन नेताओं ने जहां जहां ये लाल झंडा लेकर खड़े हुए, वहां लाल झंडे को जो है जबरदस्त समर्थन मेहनतकश जनता के बीच से मिला। लेकिन इन्होंने पूरे बिहार में 214 सीटों पर ये लाल झंडा जो है ये सरेंडर कर दिया, इसे समर्पित कर दिया बूर्जुआ पार्टियों के लिए, और वे बूर्जुआ पार्टियों को प्रमोट करते रहे। कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट्स को वे पूरी बेशर्मी से उनके लिए प्रचार करते रहे, उन्हें प्रमोट करते रहे, अपने पोस्टरों पर उनके नाम छापते रहे, उनके झंडे छापते रहे और उनके पोस्टरों पर उन्होंने लाल झंडे छपने दिए। उनकी रैलियों में कार्यकर्ताओं को लाल झंडे उठाकर भेजा। जहां राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने लिए वोट मांग रहे थे, उसमें इन झूठे वाम नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को लाल झंडे उठाकर भेजा, जिससे तेजस्वी को, उस आधार को जिसे पूरी तरह से राजद खो चुका था पिछले इन तमाम दशकों में, और विशेष रूप से उस समय में जबकि राजद लंबे समय सत्ता में रहा, तो राजद की पूरी तरह से पोल खुल चुकी थी। आम मेहनतकश जनता को, गरीबों को, दबे कुचले लोगों को यह स्पष्ट हो चुका था कि राष्ट्रीय जनता दल दूसरी पार्टियों की तरह ही पूंजीपतियों की दलाल पार्टी है और गरीबों, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उसकी जो भी राजनीति वो कर रहा है, वो गरीबों पिछड़ों के लिए नहीं है। और ये पूरी तरह से फरेबी पार्टी है। जैसे दूसरी बूर्जुआ पार्टियां फरेबी पार्टी हैं, मेहनतकशों को धोखा देती हैं, उसी तरह से राजद भी फरेबी पार्टी है। उसका जनाधार खो चुका था। इस खोए हुए जनाधार को तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से इन स्टालिनवादी पार्टियों को आगे करके, लाल झंडे को आगे करके, उसने लाल झंडे के पीछे अपना मुंह छिपाकर, काला मुंह छिपाकर तेजस्वी ने इस आधार को वापस लाने की कोशिश की। लेकिन मेहनतकश जनता की समझ उसे ये बता रही थी कि कितना ये लाल झंडे के पीछे छिपे, लेकिन ये वही कातिल हैं जिन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व में संगठित, ये वही कातिल हैं राजद के जिन्होंने लगातार जन आंदोलनों पर हमले किए हैं, जिन्होंने चारा घोटाला किया है, जिन्होंने बड़े घोटाले किए हैं। चारा घोटाला अकेला घोटाला नहीं है, लालू के समय में और बहुत घोटाले हुए। तो जिन्होंने बड़े घोटाले किए हैं, जनता का माल खाया है, उसे अपनी तिजोरियों में बंद किया है, पूंजीपतियों को अपने राज में इन्होंने खूब जो है उन्हें खाया खिलाया है,
उनकी तिजोरियां भरी हैं। तो मेहनतकश जनता के सामने ये तस्वीर बहुत स्पष्ट थी, और मेहनतकश जनता को इसके लिए मार्क्स का सिद्धांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, किसी तरह का कोई सिद्धांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये अभी का इतिहास था, 15 साल पुराना इतिहास था, जिसे मेहनतकश जनता भूली नहीं थी। मेहनतकश जनता इस क्रिमिनल और कातिल गैंग को, जो राजद के नेतृत्व में संगठित था, इसे भूली नहीं थी। हालांकि दूसरा गैंग जो नीतीश के नेतृत्व में संगठित था, वो उसके सामने था और वो उसे बदलना चाहती थी। तो मेहनतकश जनता का एक हिस्सा अभी राजद गैंग की यादों को अपने दिमाग में ताजा रखे हुए था। मेहनतकश जनता का दूसरा हिस्सा नीतीश कुमार के गैंग के खिलाफ वोट करना चाहता था, उसे हटाना बदलना चाहता था। और पूरी जनता असल में इन दोनों लुटेरों से, इन दोनों के लुटेरे और अपराधी राज से मुक्ति चाहती थी, और वो मुक्ति लाल झंडे में देख रही थी। लेकिन जिन लोगों के हाथ में लाल झंडा था, जो लाल झंडे की राजनीति में अभी पायलट सीट पर बैठे हुए थे, जिनका लाल झंडे की राजनीति पर अभी कब्जा था, तो ये जो स्टालिनवादी नेता हैं, जिनमें सीताराम येचुरी, डी राजा और उनसे भी ऊपर दीपंकर भट्टाचार्य थे, जनता तो इनसे अपेक्षा लगा रही थी कि ये कुछ बदलाव का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन ये दक्षिणपंथी नेताओं और दक्षिणपंथी पार्टियों की पूंछ पर बैठे थे। बूर्जुआ पार्टियों के साथ समझौता ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने देखा कि और कोई चारा नहीं है तो ये जाकर के राजद से चिपक गए। नहीं, लंबे समय से, दशकों से ये यही करते आ रहे थे, और इस बार भी ये इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। हम आपको बता दें कि इससे बहुत पहले, चुनाव से बहुत पहले, ये नेता, स्टालिनवादी वाम के नेता, राष्ट्रपति से जाकर मिले थे, और इन्होंने लालू को छोड़ने के लिए, चारा घोटाले में बंद लालू को छोड़ने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। बहुत समय से ये आस लगाए हुए थे कि किसी तरह से चुनाव तक पहुंचें, चुनाव आए, और उसमें ये सौदेबाजी करके राजद से कुछ सीटें झटक लें विधानसभा के अंदर, और अपने नेताओं के लिए ये सीट सुरक्षित कर लें। तो ये इन्होंने कर भी लिया। आपको बता दें कि लंबे समय से ये तमाम पार्टियां ये जो नारे दे रही थी, देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये नारे बूर्जुआजी को खुश करने के लिए दे रही थी। ये नारे इसलिए दे रही थी ताकि पूंजीवादी पार्टियों के साथ संघात के लिए, उनके साथ मोर्चे के लिए एक साझा आधार बना रहे। ये क्रांति और समाजवाद का नाम इसलिए नहीं ले रही थी, कहीं इनके जो भविष्य के संघाती हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और तमाम जो बूर्जुआ पार्टियां हैं, कहीं वो डर ना जाएं, कहीं वो इन्हें क्रांतिकारी समझकर दूर ना हट जाएं, कहीं वो इन्हें टुकड़ा ना डालें। तो उन टुकड़ों को हासिल करने के लिए इन्होंने लंबे समय से क्रांति और समाजवाद का नाम तक नहीं लिया, झूठ मूठ भी नहीं लिया, धोखा देने के लिए भी नहीं लिया। क्रांति और समाजवाद का नाम ये भूल गए, और इन्होंने जो बूर्जुआजी के नारे थे, जो कांग्रेस के बुनियादी तौर पर नारे थे, राजद के नारे थे, संविधान बचाओ, संविधान की सुरक्षा करो, बूर्जुआ संविधान को बचाओ, पूंजीवादी भारत को बचाओ, पूंजीवाद की सत्ता को बचाओ, तो सीधे सीधे ये नहीं कह सकते थे कि पूंजीपतियों की सत्ता को बचाओ, लेकिन देश बचाओ और संविधान बचाओ का मतलब ठीक यही था कि पूंजीपतियों की सत्ता को बचाओ, क्योंकि संविधान और देश ये सब पूंजीपतियों के ही हाथ में हैं, उन्हीं के औजार हैं। तो ये कहते हुए कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये वास्तव में पूंजीपतियों को, पूंजीपतियों की पार्टियों को, कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों को आश्वस्त कर रहे थे कि हमारा उद्देश्य, हमारे हाथ में बेशक लाल झंडा हो, हमारा नाम बेशक कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से आपकी सत्ता को चुनौती देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य उस सत्ता को बचाए रखना है, उसकी सुरक्षा करना है, और हम इस सत्ता के विध्वंसक नहीं हैं, उसके भंजक नहीं हैं, बल्कि उस सत्ता के हम प्रहरी हैं, हम गार्ड हैं, हम चौकीदार हैं। बूर्जुआ अवसरवाद की राजनीति में नीतीश कुमार जैसों का तो कहना ही क्या। 2015 में नीतीश जो हैं वो महागठबंधन के साथ थे, लालू की पार्टी के साथ थे, उनके साथ मोर्चा बना रहे थे। 2017 में वे एनडीए के साथ थे, और
इसी तरह से जो आयाराम गयाराम की राजनीति है उसमें जीतन राम मांझी, कुशवाहा और तमाम नेता जो हैं, जो बूर्जुआ नेता हैं, वो आयाराम गयाराम की राजनीति में लगे हुए थे। लेकिन उनके लिए आयाराम गयाराम की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि उनके लिए तो चाहे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब आखिरकार पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक सेना की बटालियनें हैं, उसके हिस्से हैं। तो एक बटालियन से दूसरी बटालियन में जाना उनके लिए किसी राजनीतिक महत्व की बात नहीं है। लेकिन जहां तक स्टालिनवादियों का ताल्लुक है, स्टालिनवादी वाम का ताल्लुक है, जो अपने आप को मजदूर वर्ग की पार्टी कहते हैं, जो अपने आप को समाजवाद की पार्टी कहते हैं, अगर इनके इतिहास को थोड़ा सा खंगाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1947 के बाद से लगातार इन पार्टियों ने कभी भी मजदूर वर्ग को स्वतंत्र पहलकदमी नहीं लेने दी। वे मजदूर वर्ग के बीच में लफाजी करते रहे, मजदूर वर्ग के बीच में उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन बनाए रखा, मजदूर वर्ग के बीच में वे ठगी करते रहे, धोखा देते रहे, और हर बार चुनाव आते ही उन्होंने जो भी मजदूर और युवा उनसे भ्रमित हो सके, उन्होंने लाल झंडे को जो है लगातार इन बूर्जुआ पार्टियों की दुम से बांधे रखा। तो इन तमाम अपने अनुयायियों को बूर्जुआ पार्टियों के पीछे बांधते हुए इन झूठे वाम नेताओं ने दक्षिण पंथ को लगातार प्रमोट किया। दशक दर दशक, साल दर साल दक्षिण पंथ को वे प्रमोट करते चले गए। और जब कोई वाम ध्रुव ही नहीं बन पाया, जब कोई स्वतंत्र वाम का आगाज ही नहीं हो पाया, तो जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता वोट दे तो दे किसे? जनता बदलाव के लिए वोट देना चाहती है, लेकिन बदलाव के लिए जो क्रांतिकारी शिविर बनना चाहिए, जो क्रांतिकारी ध्रुव बनना चाहिए, जो क्रांतिकारी आशा पैदा होनी चाहिए, उस आशा को ये पैदा होने से पहले ही उसका गला घोट देते हैं, उसे पैदा होने से पहले ही ये मटिया मेट कर देते हैं। हर बार ये कहते हैं कि नहीं, वाम कमज़ोर है, मजदूर कमज़ोर है, सर्वहारा कमज़ोर है, इसलिए विपक्षी बूर्जुआ पार्टियों की जो है पूंछ थाम लो। तो इसी तरह से इस बार भी इन्होंने राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले बूर्जुआ दक्षिणपंथी मोर्चे की पूंछ थामी। एक बहुत बड़ा बहाना जो ये पार्टियां अपनी नपुंसकता के लिए, अपने निकम्मेपन के लिए लगातार लेती रही हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है। तो इस बार का जो चुनाव परिणाम आया वो इस तरह का आया कि ये पार्टियां ईमानदारी से ये भी नहीं कह पाई कि ईवीएम में कोई धांधली हो रही है। हर बार तो ये अपनी जो इनकी समझौतावादी और घृणित राजनीति है, जिसके चलते दक्षिणपंथ की ताकतें जीतती आ रही थी, तो उसका ठीकरा ये ईवीएम के सिर पर फोड़ रहे थे। और वैसे भी आपको बता दें कि ये लोग, इनकी आंखें पीछे की तरफ लगी हुई हैं और किसी भी तरह की तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति के ये वैसे भी विरोधी हैं। तो ईवीएम के ऊपर जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ये अपना जो है, जो सारा गाज है इसकी, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर डाल रहे थे, ईवीएम के ऊपर डाल रहे थे कि भाई हम तो इसलिए हार रहे हैं और दक्षिणपंथी ताकतें इसलिए जीत रही हैं कि मोदी जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी कर रहा है। तो इस बार का तो चुनाव परिणाम ऐसा खंडित चुनाव परिणाम आया कि ये भी नहीं कह सकते कि ईवीएम में किसी तरह की धांधली। इस बार वो भी बहाना इन्हें नहीं मिल सका। तो ये बहुत ही स्पष्ट था कि जो धांधली है वो ईवीएम में नहीं है, बल्कि इन झूठे वाम नेताओं के उस मेंशेविक कार्यक्रम में है, जिसका पिटना इतिहास में पहले से ही निश्चित है, जो बार बार इतिहास में पिटा और जिसके वजह से, जिस मेंशेविक स्टालिनवादी कार्यक्रम की वजह से, उसके चलते इन नेताओं ने वाम को लगातार दक्षिण की पूंछ बना दिया है और वाम को इन्होंने खंडित किए रखा है, उसे नष्ट किए रखा है। इस पूरी जंग में आपने देखा ओवैसी, मायावती, पासवान की जो भूमिका रही है, अस्मितावादी राजनीति की भूमिका रही है, वो बहुत ही कुटिल रही है। और इस अस्मितावादी राजनीति ने, चाहे वो जाति के नाम पर की गई हो, दमित जातियों के नाम पर की गई हो, या दमित धार्मिक अस्मिताओं के नाम पर की गई हो, तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे मायावती हो या पासवान हो, इन्होंने जो राजनीति की है, इस राजनीति ने अंततः जो धुर दक्षिणपंथी ताकतें हैं, विशेष रूप से भाजपा की राजनीति है, उसे लाभ पहुंचाया है। और ये लाभ छिपकर ही नहीं,
ये लाभ खुलकर भी पहुंचाया है। मसलन इस समय गुजरात में जो बाईपोल्स हुए उसमें बीएसपी सीधे सीधे भाजपा को जो है समर्थन दे रही थी। अभी मायावती ने कहा था उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश में अगर जरूरत पड़ी तो हम भाजपा के साथ भी जाएंगे। तो ये जितने भी जाति और संप्रदाय के नाम पर अस्मितावादी आंदोलन हैं, जो दमित दलित जातियों और दमित धार्मिक अस्मिताओं का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, ये वास्तव में दक्षिणपंथी ताकतों के, ध्रुव दक्षिणपंथी ताकतों के, फांसीवादी ताकतों की बी टीम है, उनके एजेंट हैं और ये उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन ये कभी भी लाभ ना पहुंचा सकें, ये वोट कभी भी खंडित ना हो सके। ये जो मेहनतकश जनता का वोट है ये किसी भी तरह धार्मिक और जातीय अस्मिताओं पर कभी भी खंडित नहीं हो सकता। अगर ये जो झूठी वाम पार्टियां हैं, स्टालिनवादी पार्टियां हैं, ये वाम ध्रुव का निर्माण होने दें तो, अगर ये मजदूर वर्ग को वर्ग आधार पर संगठित होने दें तो, अगर ये चुनाव को, बूर्जुआ चुनाव के इस तमाशे को वर्ग संघर्ष के एक वास्तविक और संजीदा अखाड़े में बदल जाने दें तो, लेकिन ये ऐसा ही कभी नहीं होने देंगे। इसलिए मायावती, ओवैसी और पासवान की राजनीति को सहारा देने के लिए, समर्थन देने के लिए, मेहनतकश जनता को टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर देने के लिए इन स्टालिनवादी नेताओं की भूमिका भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा हमने बताया कि स्टालिनवादी नेता लगातार बूर्जुआ संविधान और जनवाद का गुणगान करते रहते हैं और हर तरह से बूर्जुआ सत्ता तंत्र के पीछे, उसकी पार्टियों के पीछे, नेताओं के पीछे चिपके हुए ये उन्हें लगातार आश्वासन देते रहते हैं कि वे किसी भी तरह से बूर्जुआ सत्ता को खंडित नहीं होने देंगे, उसकी सत्ता को बनाए रखेंगे, वे देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, मतलब बूर्जुआ सत्ता को बचाएंगे, पूंजीपतियों की सत्ता को बचाएंगे, उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो इस आश्वासन के चलते, इस सपोर्ट के चलते बूर्जुआ राजतंत्र को स्टालिनवादियों की तरफ से, झूठे वाम नेताओं की तरफ से बूर्जुआजी की सत्ता साल दर साल और दशक दर दशक कायम रहती है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो संघात बना बिहार में, जिसमें ये लाल झंडे वाली पार्टियाँ, तीनों बड़ी पार्टियाँ लाल झंडे की, स्टालिनवाद की तीनों बड़ी पार्टियाँ जाकर महागठबंधन का, महागठबंधन का हिस्सा बन गई, दक्षिणपंथी पूंजीवादी महागठबंधन का हिस्सा बनी। इसमें इन्होंने तो अपना वोट जो है महागठबंधन को ट्रांसफर कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को इन्होंने तो अपना वोट ट्रांसफर कर दिया। दसियों लाख युवा और मजदूर जो इनका अनुसरण करते थे, वाम का अनुसरण करते थे, लाल झंडे की राजनीति से प्रभावित थे, उन्हें इन्होंने राजद और कांग्रेस की जेब में डाल दिया। लेकिन आपको ये बता दें कि राजद और कांग्रेस जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सजग वर्गीय वोट बैंक है। तेजस्वी या राहुल गांधी कितना भी प्रचार कर लें, उनका जो पूंजीवादी वोट बैंक है वो किसी भी तरह से लाल झंडे के लिए, कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए वोट करने वाला नहीं है। शहरों के व्यापारी, गांवों के अमीर किसान, जाति वर्चस्व की राजनीति करने वाली पार्टियां और उनके संगठन, जातीय संगठन, जातिगत संगठन किसी भी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वोट करने वाले नहीं हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का वोट जो है वो लाल झंडे को ट्रांसफर नहीं हुआ। लाल झंडे को जो वोट मिला वो उसका अपना वोट मिला। वो वोट मिला बिहार के अंदर जो लंबे समय से लाल झंडे के साथ अपने आप को जोड़कर देखता है। और आपको बताएं, पिछले दशकों में इस वोट में बहुत जबरदस्त कमी आई है। जब मेहनतकश जनता ने देखा कि लाल झंडे वाली ये पार्टियां बार बार उसकी पीठ में छुरी घोंप रही हैं, बार बार उसके हितों के साथ गद्दारी कर रही हैं, बार बार उसके वर्ग शत्रुओं के साथ जाकर मिलकर बैठ रही हैं, बार बार चंदू और अजीत सरकार के, महेंद्र सिंह के हत्यारों के साथ वे चुनावी संघात बना रही हैं, तो मेहनतकश जनता हताश और निराश हो गई और उसने लाल झंडे की राजनीति से अपने आप को
काफ़ी हद तक अलग कर लिया, और जो बचा खुचा वो भी इतना वोट था कि उससे लाल झंडे की ये पार्टियां पूरे भोजपुर और मगध में बहुत अच्छी तरह से जीत गई। ये वोट लाल झंडे के लिए, ये समर्थन पूरे बिहार में एक बड़ी लहर पैदा कर सकता था, जिस लहर को इन नकली नेताओं ने, इन झूठे नेताओं ने, बूर्जुआजी के, पूंजीवाद के इन दलाल नेताओं ने बूर्जुआ पार्टियों के पीछे बांधकर इस सारे वोट को नष्ट कर दिया। और इन्होंने अपने काडरों को भी इसी राजनीति में बाकायदा ट्रेनिंग दे दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि लोग अपनी दुर्दशा, गरीबी और दलन की स्थिति में पूंजीवाद के खिलाफ ही हों। दरअसल इन स्थितियों के अंदर जो लोगों की, मेहनतकश जनता की जीवन स्थितियों को नीचे की तरफ धकेलती हैं, उसे खराब करती हैं, इसके दो परिणाम सामने आते हैं। अगर क्रांतिकारी ताकतें मजबूत होती हैं तो जनता पूंजीवाद के खिलाफ होती है और क्रांतिकारी ताकतों की तरफ हटती है, और अगर क्रांतिकारी ताकतें कमज़ोर होती हैं तो तब इन स्थितियों में लोगों की दुर्दशा, लोगों की बदहाली की स्थिति में फांसीवाद का भी बोलबाला होता है। जर्मनी में फांसीवाद का जो बोलबाला हुआ था वो इन स्थितियों में हुआ था। ये जो आर्थिक संकट था जो 1928 और 1929 में अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था, उस आर्थिक संकट के बीच हिटलर का, नाजियों का जर्मनी में उदय हुआ था और पूरे यूरोप में फांसीवाद का विकास, फांसीवाद का को जो बढ़त मिली थी वो डेस्पिरेशन की, निराशा और अवसाद की इन स्थितियों के बीच में फांसीवाद पनपा था। तो ये वाम के नेता वाम ध्रुव को नष्ट करके, क्रांति की आशाओं को नष्ट करके, ये जो दुर्दशा का समय है जिसमें मेहनत का जनता, उसकी जीवन स्थितियां खराब हो रही हैं, उसकी दुर्दशा हो रही है, तो इस स्थिति में फांसीवाद को आगे बढ़ने के लिए, फांसीवाद को ज़मीन हासिल करने के लिए मौका दे रहा है। और बिहार में जैसा हमने देखा कि फांसीवादी पार्टी को ज़बरदस्त बढ़त मिली, कहाँ वो जेडीयू की जूनियर पार्टनर हुआ करती थी और कहाँ जेडीयू भाजपा का जूनियर पार्टनर हो गया, भाजपा को बड़ी बढ़त मिली, भाजपा ने वहाँ काफ़ी सीटें हासिल कर ली और जेडीयू को भी पीछे छोड़ दिया, तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। राष्ट्रीय जनता दल से जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उससे कुछ ही सीटें, 4 सीटें जो हैं भाजपा की कम रहेगी। तो भाजपा फांसीवादी पार्टी का ये जो बिहार में उभार है, इसकी अगर हम व्याख्या करें, अगर इसे समझने की कोशिश करें, तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहला कारक है, वो है स्वतंत्र वाम का संगठन ना हो पाना। जब भी मजदूर अपने आप को संगठित नहीं कर पाता, मजदूर वर्ग संगठित नहीं हो पाता इन निराशा और अवसाद की स्थितियों में, तो इन स्थितियों के अंदर पूंजीपति वर्ग जो है वो अपने फांसीवादी दस्तों को संगठित करने लगता है और ये फांसीवादी दस्ते जनता के बीच में लफाजी करते हुए, ये पूंजीवाद के खिलाफ भी लफाजी करते हैं। तो जनता के बीच में लफाजी करते हुए जनता की इस बदहाली और जनता की इस दुर्दशा, इसे बूर्जुआजी के जनवादी और उदारवादी हिस्सों पर थोपते हुए, कम्युनिस्टों पर थोपते हुए और पेटी बूर्जुआ वर्गों के बीच में इसे मजदूर वर्ग पर थोपते हुए, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर थोपते हुए, जातीय अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, दलितों पर थोपते हुए कि ये सब जो है बदहाली की वजह हैं, वे अपने लिए जोरदार तरीके से ज़मीन तैयार कर लेते हैं और इस ज़मीन का जो इस्तेमाल है फिर वे पूंजीवाद की सुरक्षा में करते हैं। ये पूंजीवाद के सुरक्षा दस्ते हैं। लेकिन इन दस्तों के संगठन और उभार के लिए जो श्रेय जाता है
वो इन स्टालिनवादी पार्टियों को जाता है जो स्वतंत्र वाम का निर्माण नहीं होने दे रही हैं, जो मजदूर वर्ग को, मजदूर वर्ग की पार्टियों को एक मंच पर आकर एक केंद्रक नहीं बनाने दे रही हैं, मजदूर वर्ग को एकजुट होकर पूंजीवाद फासीवाद के खिलाफ लड़ने नहीं दे रही हैं, उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं, उनके बीच में वे स्थिति पैदा कर रही हैं, वे जबरदस्ती कर रही हैं, बल्कि मैं कहूँगा मजदूर वर्ग के साथ उसे ये समझा रही हैं कि देखो भाजपा जो है, मोदी जो है, बस वही दुश्मन है, नीतीश कुमार ही दुश्मन है, और ये जो राजद और कांग्रेस हैं ये मजदूर वर्ग की, इनकलाब की जो है दोस्त हैं। तो ये एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अब अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने जीवन अनुभव से मजदूर इसके खिलाफ, मेहनतकश जनता इसके खिलाफ देखती समझती है। मेहनतकश जनता को अपने जीवन अनुभव से समझ आता है कि ये सारी लुटेरी पार्टियां, सारे लुटेरे नेता सब एक से हैं। आप किसी भी मजदूर से, किसी भी किसान से, गरीब से, दलित से बात करें, वो आपको स्पष्ट राजनीति बताएगा, वो आपको बताएगा, बहुत ही साफ तस्वीर बताएगा। वो आपको बताएगा कि ये सब जो लुटेरे नेता हैं ये सब एक से हैं और ये सब गरीबों को लूटते खसोटते हैं। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, झूठी वाम पार्टियां हैं, इनके नेता हैं, ये एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ये इन लुटेरों को दो हिस्सों में बांट देते हैं और ये कहते हैं देखो भाई ये जो लुटेरों का गैंग है, ये लुटेरे नहीं है, ये तो सब जो हैं कमेरों के दोस्त हैं और ये दूसरे वाले जो हैं ये लुटेरे हैं। तो इससे एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे लुटेरे और कमेरे के बीच का जो उसकी सीमा रेखा है, जो उसकी रंगत है, वो पूरी तरह से मटिया मेट हो जाती है और युवाओं को, मजदूरों को, मेहनतकशों को ये समझ आना बंद हो जाता है कि लुटेरे और कमेरे की परिभाषा क्या है, ये कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और इसे और भी ज़्यादा धुंधला करने के लिए इन्हीं के नेता कहते हैं भाई देखिए ये तो अब तो दुनिया बदल गई है, अब यही कहना मुश्किल है कि मजदूर कौन है। तो इस तरह का जो भ्रम है, इस तरह की जो भाषा है, जो राजनीति है, वो करते हैं। और इस राजनीति में बजाय क्रांति और समाजवाद का नाम लेने के, बजाय लाल झंडे को ऊंचा करने के, वो नारे क्या लगाते हैं, जय भीम लाल सलाम। तो बुर्जुआजी के उस चाकर भीम को, भीमराव अंबेडकर को वे जनता का दोस्त बताने लगते हैं। जिस तरह से नीतीश को जनता का, जिस तरह से तेजस्वी को जनता का दोस्त बता रहे हैं, नीतीश को जनता का दुश्मन बता रहे हैं, उसी तरह से भीमराव अंबेडकर को जनता का दोस्त और नेहरू को जनता का दुश्मन घोषित करने लगते हैं। तो ये जो इनकी राजनीति है, जिसने अवसरवाद को चरम पर पहुंचा दिया है, राजनीतिक अवसरवाद को, इनके लिए पैमाना एक रह गया है। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, इसे तय करने का सिर्फ एक पैमाना इन झूठे वामियों के लिए रह गया है कि कौन से मोर्चे में इन्हें ज़्यादा सीट मिल सकती हैं, कौन से मोर्चे में इन्हें विधानसभाओं और संसद में पहुंचने का मौका मिल सकता है। और इनके जो नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि अपने लिए सीट निश्चित कर लें, पगार निश्चित कर लें, अपनी पेंशन निश्चित कर लें, अपने लिए जो विधायक और सांसद के विशेषाधिकार हैं वे हड़प लें, और इसके लिए लाल झंडा लेकर वे लगातार मेहनतकश जनता को धोखा देते रहते हैं। और इन्हें अपना रोल मॉडल समझ के ये जो लोग आपने देखा, ये तमाम जो अभी इनके टिकटों पर लोग जीते हैं, जो JNU के भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट यूनियन में, मैंने कल भी नाम लिया था, संदीप सौरभ जैसे लोग हैं। तो ये रोल मॉडल बन जाते हैं। आने वाले जो कैरियरिस्ट लोग हैं, जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो सीधे बुर्जुआ पार्टियों में उन्हें जगह नहीं मिल सकती क्योंकि ना उनके पास पैसे हैं और ना उनके पास और कोई साधन है, तो वो जो हैं इन स्टालिनवादी पार्टियों में, इन झूठी वाम पार्टियों में आ जाते हैं और प्रतिबद्धताओं के नाम पर नौटंकी सीख लेते हैं अपने नेताओं से ये स्वांग करना, ढोंग करना, पाखंड करना सीख लेते हैं, लफ्फाजी सीख लेते हैं। और उस लफ्फाजी के पीछे छिपते हुए लाल झंडे को अपने छिपने का साधन बनाते हुए, उसे पर्दा बनाते हुए वे कैरियरवादी राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति का कुल उद्देश्य विधानसभा या संसद में किसी तरह से घुस जाना और वहां अपने लिए विशेषाधिकार सुरक्षित कर लेना होता है। तो बिहार में इस बार जो है इसी तरह की राजनीति, इसी तरह की पॉलिटिक्स
हमें दिखाई दी है, और ये बिहार में अभी नहीं दिखाई दी है, पिछले दशकों से इसी तरह की राजनीति ये पार्टियां और इनके नेता लगातार करते आ रहे हैं। और स्टालिनवादी वाम की पार्टियों ने इस राजनीति के जरिए लगातार युवाओं की कम से कम मैं कहूँगा कि 4 पीढ़ियों को ये भ्रष्ट कर चुके हैं। इसी तरह से क्रांति बना युवाओं को, मजदूरों को, उनके अग्रणी हिस्सों को धोखा देकर वे लगातार दक्षिणपंथी मोर्चों और पार्टियों के पीछे बांध चुके हैं, और दशकों से इसी तरह वे बुर्जुआजी की सत्ता को स्थिर किए हुए हैं, उसे अस्तित्व में रखे हुए हैं, उसे खाद पानी दे रहे हैं, उसे सींच रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। तो साथियों, बिहार के इस चुनाव पर ये छोटा सा तबसरा आज हमने किया, छोटा सा कमेंट आज हमने दिया दृष्टिकोण में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस चुनाव को लेकर हम लंबे समय से ये घोषणा भी कर रहे थे, हम बता भी रहे थे कि जैसे ही चुनाव आएगा, अभी तो ये नेता जो हैं ये लफाजी किए जाएंगे, अपने काडरों से चंदे जमा कराए जाएंगे, अपना जीवन यापन आराम से किए जाएंगे, ये ना पूंजीवाद से लड़ेंगे ना फांसीवाद से लड़ेंगे, और जो ही चुनाव आएगा तो ये अपना वही पुराना राग जो है वो लापने लगेंगे। ये कहेंगे कि भाई देखिए, भाजपा को हराना है, इसलिए जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो। तो बिहार चुनाव में ठीक वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी पूर्व घोषणा हम लगातार करते आ रहे थे। और हमारा जो प्रस्ताव था, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रस्ताव था कि मजदूरों, मेहनतकशों को फांसीवाद और पूंजीवाद से लड़ने के लिए गोलबंद किया जाए, फांसीवाद को चुनाव से पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, ताकि जो मैदान बचे वो सिर्फ वाम पार्टियों के लिए बचे, जो कंटेस्ट हो वो सिर्फ वाम पार्टियों के बीच में रह जाए। तो इसकी तरफ इन नेताओं ने बिल्कुल किसी तरह से कोई इस पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि इसका मजाक उड़ाया। हमसे ये पूछते रहे कि आप लोग हैं ही कितने, आप ज़मीन पर कहाँ हैं, और हम इन्हें जवाब देते रहे कि ठीक है, हम ज़्यादा नहीं हैं, हमारा तो कुल इतिहास 8 वर्षों का इतिहास है जिसमें हमने ज़मीन से शुरू किया, लेकिन आपकी तो तादाद बड़ी है, आप तो मजदूर आंदोलन की पायलट सीट पर बैठे हैं, आपके पास तो 10 लाख की तादाद में युवा और मजदूर हैं, तो आप क्यों नहीं क्रांतिकारी नीति को लागू करते। तो उन्होंने जिस नीति को लागू किया वो आपके सामने है, जिस मेंशेविक नीति को लागू किया। उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल लालू को जेल से छोड़ने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, ये काली कार्रवाइयां की, और चुनाव आते ही तमाम अपने समर्थकों को, युवाओं को, मजदूरों को सीधे सीधे उठाकर राजद और कांग्रेस की झोली में डाल दिया, 10 लाख वोट को उनकी झोली में डाल दिया। आज अगर हम ये जानना चाहें साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूँ, चुनाव में हमारे पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा मकसद, हमारी भागीदारी का, कम्युनिस्टों की भागीदारी का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि हम ये अंदाज़ा लगाते हैं चुनाव से कि वाम के हाथ में, हमारे हाथ में मान लीजिए 6 कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो हम 6 का वोट गिनकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना मजदूर वर्ग सचेत है, कितने मजदूर वर्ग ने कितना वोट किया लाल झंडे को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वोट एक पार्टी के हाथ में जाता है या 10 पार्टी के हाथ में जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधानसभा या संसदों में हमारे हाथ में कितनी सीट आती है। विधानसभा या संसदों में सीट लेकर कभी भी क्रांतिकारी मजदूर किसान सरकार का निर्माण नहीं होता, नहीं हो सकता। उसका निर्माण तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी संघर्ष से, क्रांतिकारी तख्तापलट से ही होगा, नीचे से क्रांति के जरिए होगा, वोटिंग से उसका निर्माण नहीं हो सकता। ये बात हम सभी कम्युनिस्टों को बहुत स्पष्ट है, मार्क्सवादियों को, कम से कम क्रांतिकारी मार्क्सवादियों को पूरी तरह से स्पष्ट है। संसद में हमारी भागीदारी का मकसद, विधानसभाओं में हमारी भागीदारी का मकसद होता है एक तो ये कि हम संसद विधानसभाओं के अंदर जाकर उनके रेशमी पर्दे फाड़ डालें, हम उनके अंदर का सीन, उनके अंदर की गंदगी, उनके अंदर का कीचड़ मेहनतकश जनता को दिखाएं कि किस तरह से सुअर बाड़ा है। लेकिन ये जो स्टालिनवादी नेता हैं, ये तो खुद ही उस सुअर बाड़े में हिस्सा ले रहे होते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी झारखंड विधानसभा के अंदर
एक विधायक जो है वो भाकपा माले का था और एक विधायक जो है वो मार्क्सवादी समन्वय समिति का था। दोनों विधायकों ने भाजपा के लिए वोट किया था, भाजपा के उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए वोट किया था, जिस पर हमने बहुत लिखा भी था। तो यहाँ ये जो संघर्ष है, अभी ये सुरेखा जी लिख रही हैं, मैं उनको जवाब देता हूं। सुरेखा जी कह रही हैं कि जिस तरह की बात हम कर रहे हैं उससे वाम एकता नहीं हो सकती। तो सुरेखा जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि वाम एकता वाम पार्टियों के बीच में एकता नहीं है। वाम एकता का मतलब है मजदूरों के बीच में एकता, मेहनत कशों के बीच में एकता। हम एक दूसरे की आलोचना करते हुए, अपनी अपनी राजनीति करते हुए, एक दूसरे पर हमले करते हुए इस संघर्ष में हिस्सा लें, और हम पूरी तरह से तैयार हैं इस संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए। ये संघर्ष जो है जिसमें एकता चाहिए, ये मजदूर वर्ग का संघर्ष है, मजदूर वर्ग के मुद्दों पर संघर्ष है। तो इसमें हम अपने प्रचार को, अपनी राजनीति को रोककर, ये आलोचना ना करके हम एकता हासिल नहीं करना चाहते। हम बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच एकता नहीं चाहते। हम मेंशेविज्म के खिलाफ संघर्ष में एकता चाहते हैं। एकता का मतलब यह नहीं है कि हम मेंशेविकों पर हमला रोक देंगे। एकता का मतलब यह है कि लाल झंडे की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, उनमें जितने भी मजदूर हैं जो उनके नेतृत्व में चलते हैं, वे सभी अपने साझे संघर्षों के लिए एकजुट हों। और इस एकता का फॉर्मूला है मार्च सेपरेटली, स्ट्राइक टुगेदर। अकेले चलो, एकला चलो, लेकिन वर्ग शत्रु के खिलाफ हमले के लिए एकजुट हो जाओ। हमारी फौजें अलग अलग हैं, लेकिन वर्ग शत्रु के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हम एकजुट हो जाएं। ये जो झूठे वाम नेता हैं, ये ऐसी किसी भी एकता के पक्ष में नहीं है। हमने इन्हें कहा है, हमने बार बार कहा है कि चुनाव को भी एक मोर्चा बनाकर साझा मोर्चा खोला जाए, जिसका मतलब है चुनाव से पहले ही मिलकर फांसीवाद और दक्षिणपंथ की जड़ को काट दिया जाए। लेकिन ये किसी भी तरह से इसके लिए तैयार नहीं थे। ये इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि दक्षिणपंथ के एक हिस्से के साथ चिपकने के सपने संजोए हुए थे। ये पहले से ही सोचे बैठे थे कि चुनाव आते ही हमें पूरी तरह से चिपक जाना है जाकर भाजपा और जदयू के साथ। तो अभी सुरेखा जी लिख रही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दक्षिण पंथ से फोकस हटा दें। तो सुरेखा जी, हम दक्षिण पंथ से फोकस हम नहीं हटा रहे हैं। दक्षिण पंथ से फोकस हटा रहे हैं स्टालिनवादी नेता जो दक्षिण पंथ के साथ चिपक गए हैं। और आपकी समझ के लिए बता दें कि भाजपा और जदयू ही दक्षिण पंथ नहीं है, कांग्रेस और राजद भी दक्षिण पंथ के हिस्से हैं। तमाम बूर्जुआ पार्टियां, पूंजीवाद की तमाम दलाल पार्टियां, पूंजीवाद की समर्थक पार्टियां दक्षिण पंथ के हिस्से हैं। पूंजीवाद ही दक्षिण पंथ है। दक्षिण पंथ और वामपंथ ये वर्ग संघर्ष के दो विरोधी ध्रुव हैं। मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता वामपंथ है, पूंजीपति और जमींदार दक्षिण पंथ हैं। इसलिए उनकी सारी पार्टियां भी दक्षिण पंथ की पार्टियां हैं। दक्षिण पंथ का मतलब यह नहीं है कि भाजपा और जदयू ही दक्षिण पंथ हैं। राजद और कांग्रेस भी दक्षिण पंथ हैं। तो हम दक्षिण पंथ से फोकस नहीं हटा रहे, बल्कि हम तो दक्षिण पंथ पर फोकस ला रहे हैं। हम तो दक्षिण पंथ को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। हम तो उनको पहली बार पंथ के तौर पर खड़ा कर रहे हैं। स्टालिनवाद की पार्टियां, झूठी वाम पार्टियां इन्हें पंथ के तौर पर एकजुट नहीं होने दे रही। वो उन्हें दो हिस्सों में तोड़ रही हैं, एक को दोस्त बता रही हैं, एक को दुश्मन बता रही हैं। तो वो तो ना वामपंथ को बनने दे रही है, ना दक्षिण पंथ को बनने दे रही है। वो इन ध्रुवों को नष्ट करके सारी राजनीति में उसमें भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये हम हैं जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि दक्षिण पंथ क्या है और वामपंथ क्या है। ये हम हैं जो वामपंथ को संगठित करने के लिए, वामपंथ को बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे दक्षिण पंथ को एक तरफ करते हुए वामपंथ को संगठित करो और दक्षिण पंथ पर हमला बोलो मिलकर, उसके खिलाफ मोर्चा खोलो। लेकिन ये पार्टियां मोर्चा खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताइए, ये पार्टियां तैयार हैं?
राजद और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक शब्द बोला इन्होंने पिछले इन चुनावों में बिहार में राजद और कांग्रेस के खिलाफ जो है अपने मंचों से? नहीं बोल सकते क्योंकि उनके बगलगीर हो गए। ये सिर्फ भाजपा और जदयू के खिलाफ बोले, वो भी इसलिए कि इन्हें राजद और कांग्रेस की तरफ से भीख में जो है 29 सीट मिल गई। ना मिलती तो हो सकता था तस्वीर दूसरी होती। तो हर बार ये यही कर रहे हैं, ये वर्ग शत्रु के बारे में भ्रम फैला रहे हैं और अपनी मित्र शक्तियों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। ये वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लियोन ट्रॉट्स्की जो है वो गद्दार था, उसकी पार्टी गद्दार है, और गद्दार इसलिए है क्योंकि हम इनके इस भीतरघात में शामिल नहीं हैं। हम दक्षिणपंथी पार्टियों और उनके नेताओं के तलवे सहलाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम गद्दार हैं। तो इन पार्टियों ने पूरी तरह से, इन नेताओं ने, स्टालिनवाद के नेताओं ने, फर्जी नेताओं ने पूरी तरह से राजनीति के अंदर वर्ग संघर्ष का मैदान ही खत्म कर दिया है। उस मैदान को पूरी तरह से इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया है। इन्होंने चुनाव को वर्ग संघर्ष का अखाड़ा बनने देने के बजाय उसे बूर्जुआ पार्टियों की और बूर्जुआ दक्षिणपंथी मोर्चों की नूरा कुश्ती का साधन बना दिया है। और इस साधन के बनने से, नूरा कुश्ती के साधन के बनने से, जो वर्ग संघर्ष की पूरी राजनीति है वो गड़बड़ा गई है और मेहनत का जनता को कुछ भी समझ आना बंद हो गया और वो तितर बितर हो गई है। उसका एक हिस्सा जदयू के लिए, दूसरा भाजपा के लिए, तीसरा हिंदू होकर, चौथा मुस्लिम होकर, पांचवा राजद के लिए, छठा कांग्रेस के लिए वोट कर रहा है। तो ये तितर बितर कर देने का जो श्रेय है मजदूर वर्ग को, मेहनत का जनता को, ये इन स्टालिनवादी नेताओं को है। और बिहार में इनकी इस घिनौनी राजनीति ने, इनकी इस समझौतावादी और वर्ग समन्वयवादी राजनीति ने, इनकी पूंजीपरस्त राजनीति ने वहाँ दोबारा से अति दक्षिणपंथी ताकतों के लिए, फांसीवादी ताकतों के लिए ज़मीन तैयार की और उनके हाथ में सत्ता देने के लिए माहौल तैयार कर दिया। तो साथियों, आज की ये चर्चा महत्वपूर्ण थी। 1 घंटा लगभग इसमें पूरा हो रहा है। तो इस चर्चा का अंत करते हुए आपसे फिर वही अपील कर रहे हैं कि साथियों, इस समझ को, ये समझ जो अक्टूबर क्रांति के मुख्य निष्कर्षों पर, उसके रणनीतिक निष्कर्षों पर आधारित है, और उसका सबसे जो केंद्रीय निष्कर्ष है वो यही है कि मजदूर वर्ग की केंद्रीयता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी पहलकदमी को सुनिश्चित करते हुए उसे हर तरह के बूर्जुआ और पेटी बूर्जुआ प्रभाव से बाहर लाते हुए उसे स्वतंत्र ध्रुव पर संगठित करना है। मजदूर वर्ग तभी अपनी भूमिका अदा कर पाएगा, तभी लड़ पाएगा, तभी दक्षिण पंथ का मुकाबला कर पाएगा, जब वो एक पार्टी के रूप में, एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में संगठित होगा। तो इस संगठन के लिए, स्वतंत्र संगठन के लिए संघर्ष करते हुए, इन तमाम समझौतावादी और वर्ग समन्वयवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए हमें वाम के अंदर विजय हासिल करनी है और वाम शिविर से इस पूरे कूड़े करकट को हमें बुहार कर, खदेड़ कर बाहर निकालना है। तो ये मिशन है, और इस मिशन के साथ ही जो ही हम वाम शिविर के अंदर ये काम कर लेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ ही ये कह सकता हूं कि आज के दौर में दक्षिण पंथ तो फूंक मारते ही उड़ जाएगा, पलक झपकते ही उड़ जाएगा। उनके पास कोई वास्तविक ताकत नहीं है। भारतीय बूर्जुआजी बहुत ही कमज़ोर है। शासक बूर्जुआजी, उसके पास खड़े रहने के लिए टांगे नहीं हैं, उसके पास खड़े रहने के लिए कोई साधन नहीं है। वो पूरी तरह से इन गद्दारों पर निर्भर करती है अपनी सत्ता को चलाए रखने के लिए। तो जो ही लेफ्ट मूवमेंट में घुसे हुए, वाम शिविर में घुसे हुए इन ट्रोजन हॉर्सेस का हम सफाया कर देंगे, इन वर्ग घातियों का हम सफाया कर देंगे, इन्हें लेफ्ट कैंप से खदेड़ बाहर निकालेंगे, लेफ्ट कैंप को पुनर्संगठित कर लेंगे, पुनर्निर्देशित कर लेंगे,
उसके बाद दक्षिण पंथ को उड़ा देना, उसकी सत्ता को खत्म कर देना, ये बाएं हाथ का खेल होगा। तो जो दुर्घर्ष संघर्ष है वो इन धोखेबाजों के खिलाफ है। ये जो अपना मुंह लाल रंग में पोते हुए हैं, ये जो झूठ मूठी ये रंगे सियार अपने ऊपर लाल रंग डाले हुए हैं, तो इन्हें एक्सपोज करना, इनके खिलाफ लड़ना और इनसे वाम शिविर को खाली कराना, ये असल में हमारे सामने आज सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक चुनौती है, जिसका हमें मुकाबला करना है। हम करेंगे और हम कर रहे हैं। हमने युवाओं और मजदूरों के बेहतरीन हिस्सों को अपनी तरफ खींचना जारी रखा है और वे लगातार वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और उसकी राजनीति की तरफ खींच रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए, दक्षिण पंथ के खिलाफ इस हमले को जारी रखते हुए, वाम शिविर की सफाई में जुटने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं और इस आह्वान के साथ आज के इस प्रसारण को खत्म करने की आपसे अनुमति लेते हुए आपको धन्यवाद देता हूं इसमें शामिल रहने के लिए। तो साथियों, आपका बहुत धन्यवाद और लाल सलाम।